जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नॉवल। नॉवल का नाम है, क्या नाम था इस नॉवल का? लाल हवेली। और ये नॉवल है द बेस्ट नॉवेल्स वालों का, उन्होंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। आज हम इसकी सेकंड एपिसोड करेंगे। तो जी, शुरुआत होती है कि हानिया तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ी तो सहर भी जल्दी से मुराद शाह के सीने से सर उठाती नादिया शाह के पास आई। मोरे, मुझे भी जाना है मन्नत के साथ। आप बाबा साईं से बात करें ना, वो दुखी से लहजे में बोली। तो नादिया शाह ने बेबसी से इसे देखा। मेरी जान, मोरे कैसे रहेंगी आप तीनों के बगैर? मन्नत और लाला जा रहे हैं और आप भी चली गई तो मैं अकेली क्या करूंगी? और आपके बाबा साईं भी आपको इजाजत नहीं देंगे। नादिया शाह उसे खुद से लगाकर मोहब्बत से बोली तो उसने मुंह बसूरा। प्लीज मोरे, आप बात करके देखें तो सही। वो दोबारा से इल्तिजा करती बोली। तो नादिया शाह ने एक नज़र मुराद शाह को देखा, जो अब सलार के पास खड़े उससे कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैं करती हूँ बात, वो कहती हुई मुराद शाह के करीब आई। शाह साईं, सहर भी मन्नत के साथ जाना चाह रही हैं। अमान और हानिया के साथ वापस आ जाएंगी। उन्होंने नरमी से नजर झुकाकर अपना मुद्दा बयान किया। तो मुराद शाह ने एक नजर दूर खड़ी सहर को देखा, फिर इनकी जानिब मुतवज्जो हुए। कोई जरूरत नहीं है इनके जाने की। ये कुंवारी लड़कियां रातें बाहर नहीं गुजारा करती। वो संजीदगी से बुलंद आवाज में बोले थे ताकि सहर भी सुन सके। वो इनकी बात सुनती, फिर से चेहरा नीचे करती आंसू बहाने लगी। अमान भी तो साथ है ना, और वो घर भी तो अपना ही है, किसी गैर का तो नहीं। वो ना चाहते हुए भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए आज दूसरी मर्तबा अपने शोहर के साथ बहस कर रही थी। एक दफा इनकार के कर दिया मैंने, बात खत्म। अमान मजबूरी में जा रहे हैं, कल तक वापस आ जाएंगे, इनके जाने की कोई जरूरत नहीं। वो रोब से बोले तो नादिया शाह भी सर हिला कर रह गई। कुछ देर में ही हानिया एक छोटा सा बैग ले आई और वो भी सबसे मिलती बाहर की तरफ आई। सब ने ही इन्हें सियोक किया था। मन्नत को मुराद शाह ने बमुश्किल ही गाड़ी में बिठाया था। वो अब रो रो कर बिल्कुल निढाल हो रही थी। अल्लाह हाफिज बेटे। सलमान शाह सलार के गले मिलकर इसका कंधा थपथपाकर बोले तो वो भी इन्हें खुदा हाफिज कहता ड्राइविंग सीट पर आया। इनकी गाड़ी के आगे एक गार्ड की गाड़ी थी और पीछे अमान शाह की गाड़ी थी, और आखिर में दो गाड़ियां मजीद इनकी हिफाजत के लिए साथ जा रही थी। सलार ने मन्नत के वजूद पर एक नज़र डाली और फिर खामोशी से अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली थी। आज इस लड़की को इतना रोता देख वो तो ये जान ही चुका था कि वो किसी के समझाने से हरगिज खामोश नहीं होती। जब इसका दिल करेगा तब खुद खामोश हो जाती है। अमान और हानिया का साथ आना सलार को भी बेहतर लगा, क्योंकि इसे तो कभी कभी अर्जेंट में भी घर से जाना पड़ता था। तो मन्नत के पास कोई तो हो। वैसे मन्नत के लिए हवेली के दो खास मुलाजमाएं भी जा रही थी, ताकि सलार की गैर मौजूदगी में वो इसके साथ रह सके। वैसे तो शहर के बंगले में भी सलार के कई मुलाजम थे, मगर मन्नत के लिए वो नए होने की वजह से आगा साईं ने हवेली से मुलाजम भेजे थे। सलार अब मुश्किल ही अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मन्नत बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा कौन सा जुल्म हो गया था जो इस पर जो इसकी सिसकियां थम ही नहीं रही थी। जानती भी थी कि सलार शाह में बर्दाश्त के पार्टिकल्स बहुत कम पाए जाते हैं, मगर फिर भी वो इसकी बर्दाश्त के इम्तिहान लेकर खुद को ही मुसीबत में झोंक रही थी। सलार इसे कुछ कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आज वो इस लड़की की सारी हिम्मत और बहादुरी देख चुका था। वो इस बात से वाकिफ था कि अगर इसने एक लफ्ज भी बुलंद आवाज में कह दिया तो मन्नत ने मजीद स्पीड पकड़ लेनी थी। इसलिए अब वो बहुत मुश्किल से ही सही, मगर खुद को काबू करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इन्हें आधा घंटा हो गया था हवेली से निकले, मगर दोनों के दरमियान जरा सी बात भी नहीं हुई थी। अब इन्हें घर पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट ही लगने थे, जब अचानक मन्नत की बकायदा हिचकियां शुरू हुई थी, और यहाँ ना चाहते हुए भी सलार शाह का जब्त जवाब दे गया। इतने झटके से पाँव पर ब्रेक रखा तो गाड़ी जो तेज स्पीड में चल रही थी अचानक ब्रेक लगने की वजह से झटके से रुकी। मुन्ना जो अपने आप में मगन थी, इसका सर डैशबोर्ड से टकरा ही जाता अगर सलार अपना हाथ उसकी पेशानी पर ना रख देता। मन्नत ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था, मगर इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो फौरन नजरें झुका गई। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा कौन सा तशद्दुद कर दिया मैंने आप पर कि आपके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे? वो इसकी तरफ रुख करता गुस्से से दबी दबी आवाज में धाड़ा तो मन्नत ने चेहरा बिल्कुल शीशे की तरफ मोड़ लिया। सलार का तो दिल
सलार का दिल तो कह रहा था कि इस लड़की के होश यहीं ठिकाने पर लगा दे जो इसका सारा दिन खराब करने के दर पर थी। अब अगर आपका एक आंसू भी गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत सलार शाह आई समझ, वो गुस्से से बोला, मगर मन्नत ने सिर्फ सर हिलाना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर तंग आते इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और अब की बार गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज्यादा तेज थी। मन्नत को तो लग रहा था ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। वो अब रोना तो दूर अपनी सांसें भी रोक गई थी। सलार के गुस्से से तो पूरा पुलिस स्टेशन कांप जाता था। वो तो फिर एक सिनफे नाजुक थी, कैसे ना खौफ खाती। अब आप सीधा रूम में जाएंगी, दोबारा से हानिया या मान को मत चिपक जाइएगा। सलार गाड़ी अपने बंगले के गैराज में पार्क करता हुआ संजीदगी से कहता गाड़ी से बाहर निकला तो मन्नत ने बुरा सा मुंह बनाया, खड़ूस। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली थी। तभी सलार ने इसकी तरफ का दरवाजा खोला और हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मन्नत पहले तो थोड़ा घबरा गई, मगर फिर नजरें झुकाए ही हाथ इसके हाथ में दे दिया। सलार ने मजबूती से इसका हाथ थामा। अभी वो लोग अंदर की जानिब बढ़ते कि पीछे बाकी गाड़ियां भी गेट से अंदर दाखिल हुई। ना चाहते हुए भी सलार को हानिया और अमान के लिए रुकना पड़ा था। वो दोनों बाहर आए तो हानिया ने करीब आकर मन्नत को सहारा दिया। लाला, अब आप दोनों जाएं कमरे में, कब से यूं बैठे बैठे थक गए होंगे, वो फिक्रमंदी से बोली। तो सलार ने इस बात में सर हिलाया और कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। सलार का कमरा ऊपर था तो वो दोनों ऊपर आ गए थे। आप बैठे, मैं चेंज कर लूं, वो मन्नत को बेड पर बिठाकर बोला। तो इसने आहिस्ता से सर हिलाया। सलार शाह कबर्ड से अपने कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। तब मन्नत ने सर उठाकर कमरे का जायजा लिया था। ब्लैक एंड व्हाइट थीम था इस कमरे का, फर्नीचर भी बहुत डिफरेंट था। सलार को ज्यादा डेकोरेशन पसंद नहीं थी, इसलिए कमरे में सिर्फ 2-3 सुर्ख गुलाब के बुके रखे गए थे और कोई डेकोरेशन नहीं थी। मन्नत थकन की वजह से अब लेट जाना चाहती थी, मगर उसे मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए वो अब शॉल उतार कर एक तरफ रखती बेड के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। उसके सफेद भारी दुपट्टा जिस पर गोल्डन काम था वो उसने पेन से सेट कर रखा था। वो इसने पिन से सेट कर रखा था। नाजुक कलाई में से गजरे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बैठे बैठे मन्नत को पता ही नहीं चला कि इसकी आंख लग गई। अब उसका सर पीछे बेड ग्राउंड से लगा था और वो अपने होश रुबा सरापे से बेनियाज सी आंखें बंद किए बैठी थी। कुछ देर बाद सलार शाह शावर लेकर सीने को व्हाइट टॉवल से रगड़ता ग्रे ट्राउजर में बाहर आया था। बाल माथे पर बिखरे उसको मजीद दिलकश बना रहे थे। इसकी नजर जब बेड पर सोए वजूद पर पड़ी तो सलार का दिमाग घूम गया। मतलब सारा दिन रोने में बर्बाद करने के बाद वो मोहतरमा रात भी सोने में बर्बाद करने का इरादा रखती थी। सलार ने टॉवल को सोफे पर फेंका था कि यह हरकत मन्नत सलार शाह देख लेती तो इसमें मजीद परेशान हो जाना था, क्योंकि इन मोहतरमा की तबीयत में इंतहा की सफाई पाई जाती थी। उनके कमरे में भी अगर कभी शहर बेचारी कोई चीज गलत जगह पर रख देती तो मन्नत एक घंटा लेक्चर सुनना पड़ता। सलार यूं ही शर्ट लेस बेड तक आया और मन्नत एक गहरी नजर इसके मासूम चेहरे पर डाली। उसकी खूबसूरती सलार का गुस्सा बिल्कुल बहाकर ले गई थी। वो चाहकर भी इसकी नींद खराब नहीं कर पा रहा था, मगर अपने जज्बात का क्या करता जो हमक हमक कर इस मासूम गुड़िया को छूने इसकी रूह में उतरने की ख्वाहिश कर रहे थे। सलार आहिस्ता से इसके करीब बैठा और इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उससे आज अपनी किस्मत पर वाकई रश्क हो रहा था। उसे अल्लाह ने जिंदगी में हर नेमत से नवाजा था। वो जिस घराने में पैदा हुआ वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। इसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती। उसे असिस्टेंट कमिश्नर बनने का शौक था तो पहली दफा ही एग्जाम देकर वो सिलेक्ट हो गया। फिर उसने मन्नत को चाहा तो एक दफा मांगने पर ही उसे उसकी चाहत दे दी गई थी। सलार ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया था। मन्नत, उठे जाना, वो मन्नत का हाथ थामकर थोड़ी बुलंद आवाज में बोला तो वो कच्ची नींद में ही थी कि किसी का लम्स अपने हाथ पर पाकर झटके से उठी। सामने ही सलार को अपने इतना करीब बैठे देखा तो वो फौरन पीछे हुई थी। ये आप क्या कर रहे हैं, वो खौफ से बोलती सलार को आग लगा गई थी। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, सलार ने अचानक इसी की कमर में हाथ डालकर इसे करीब किया और इसका सर जबरदस्ती अपने सीने पर रखा। स्टॉप इट मन्नत, आई सेड जस्ट स्टॉप इट राइट नाउ। वो इंतहाई वहशत इसके कान में झुककर चीखा कि मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी कुर्बत ही मन्नत की सांसें रोक गई थी।
وہ بھلا اس کا غصہ کیسے سہتی۔ وہ دوبارہ سے رونے کی تیاری کرنے لگی تھی جب سالار کی گرفت اس کی کمر پر حد درجہ سخت تھی۔ اسے لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی ضرور چٹک جائے گی۔ آپ اس طرح بیہیو کر کے شاید میری برداشت کا امتحان لینا چاہ رہی ہیں، مگر میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں منت شاہ کہ غصے میں مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، تو یہ حرکتیں کر کے مجھے کچھ ایسا کر دینے پر مجبور مت کریں جس سے بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا پڑے۔ وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر اپنی سلگتی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتا دیوانگی سے کہتا، اپنی گرفت مزید سخت کر گیا، مجھے آپ کا خود سے یوں ڈرانا خوف کھانا ہرگز پسند نہیں، ہرگز برداشت نہیں، تو خود کو میری عادی بنائیں۔ اگر آئندہ آپ مجھ سے اس طرح ڈر کر دور ہوئیں تو پھر میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ کس سے ڈرا جاتا اور کس سے نہیں۔ سالار کا لہجہ اس قدر زہریلا تھا کہ منت کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ بے رحم، اسے بالکل خود میں بھینچے ہوئے تھا کہ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کر پا رہی تھی، ساتھ میں اس کا یہ لہجہ منت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ "I'm sorry" اس نے ہی آہستہ سے آواز میں اپولوجائز کیا تو سالار نے گہری نظر اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر ڈالی جو خوف سے پھڑپھڑاتے اسے اپنی کامب اٹریکٹ کر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے دھیمے سے اس سے الگ ہوا، پھر سائیڈ ڈراور سے ایک مخملی باکس نکالا اور اسے کھول کے منت کا ہاتھ تھام کر اس میں دیا۔ اس میں ایک نفیسی وائٹ گولڈ کی چین تھی جس کے وسط میں ایک چمکتا ہوا ہیرا جڑا تھا۔ بے شک یہ بہت خوبصورت چین تھی۔ منت اسے اٹھانے ہی والی تھی جب سالار نے اچانک اس کے ہاتھ سے چین لے لی۔ "میں آئی" وہ اس کی گردن کی جانب اشارہ کرتا بولا تو اس کے دھیرے سے سر ہلایا۔ سالار دوبارہ اس کے قریب ہوا، اس کی گردن سے بال ایک طرف کرتے پہلے اس کو پہنا ہوا بھاری ہار اتار کر سائیڈ پر رکھا، اور وہ بہت ہیوی تھا، اس کی وجہ سے منت کی گردن پر جگہ جگہ نشانات بن چکے تھے۔ یہ نہیں کہ بندہ چیز دیکھ کر پہنے کہ میں اس کی چبھن برداشت کر سکتی ہوں یا نہیں، بس جو پسند آ گیا اٹھا کے پہن لیا۔ سالار غصے سے بولا تو منت نے آنکھیں میچ لی۔ "مورے نے کہا تھا کہ یہی پہنوں" وہ آہستہ سے بولی تو سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ "تو آپ بچی ہیں، مورے نے کہا تو بولنا چاہیے تھا نا کہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی، یا کوئی زبردستی تھی آپ پر"۔ وہ سختی سے بولا تو منت کا دل کیا تھا اس کو کہے کہ آپ چین پہنانے کا احسان نہ ہی کریں، اتنی سی بات پر اتنی ڈانٹ، پتہ نہیں اس کا آگے کیا ہونے والا تھا۔ "آپ رہنے دیں، مت پہنائیں" وہ نیچے دیکھتی ناراضگی سے بولی تو سالار نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر آرام سے چین کا ہک بند کر کے ہاتھ پیچھے کیے۔ "چلو آپ کے غصے میں ہونے کی وجہ سے ہی مجھے یہ تو پتہ چلا آپ کی زبان بھی ہے" وہ مسکرا کر بولا تو منت نے چہرہ اٹھا کر اسے گھورنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی جذبے لٹاتی نظروں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی تو فوراً نظریں جھکا گئی۔ سالار اس کی حرکت پر مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ "آپ بہت خوبصورت ہیں" وہ اچانک ہی بغیر سوچے سمجھے کہہ گیا۔ اپنی تعریف پر وہ سرخ سی ہوتی چہرہ بالکل نیچے کر گئی تھی۔ سالار نے اٹھ کر اس کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھے اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ "جائیں چینج کر لیں" وہ ڈرائنگ روم کی جانب اشارہ کرتا بولا تو منت بھی سر ہلاتی ڈریسنگ کی جانب بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد سالار موبائل میں کچھ امپورٹنٹ میسیجز چیک کرنے لگا تھا۔ جب کافی ٹائم بعد بھی وہ باہر نہیں آئی تو سالار کو فکر مند تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منت جان بوجھ کر نہیں آ رہی۔ سالار کو پتہ چلا تھا کہ وہ واقعی بہت ڈرپوک اور نازک ہے۔ اس نے صرف ایک دن کیا کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں وقت نہیں دوں گا، وہ تو اس بات پر اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس کے پاس بیٹھتے بھی اسے جیسے کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ پورے 40 منٹ بعد وہ باہر آئی تو سالار اچکا تھا۔ منت کو اپنی حرکت پر دکھ ہوا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتی، اسے بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے میں صرف منت کی سائیڈ کا لمپ ہی جل رہا تھا، باقی ہر طرف تاریکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی سائیڈ آئی اور آرام سے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ اب تو اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی، مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اب بے بسی سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی کہ اس کا رخ دوسری طرف تھا، مگر اس کی باڈی لینگویج یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے۔ "اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا حکم بھی ٹال دیا"۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ اب اس کے آنسو ٹپ ٹپ تکیے کو بھگو رہے تھے۔ سالار جو جاگ رہا تھا اس کی سرگوشی سن کر وہ حیران ہوا، مگر وہ یوں ہی لیٹا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پہلو پر منت کا نرم و نازک کانپتا ہاتھ محسوس ہوا، یعنی اب وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ سوچ کر
आसूदगी से मुस्कुराया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शादी की पहली रात ही खराब हो गई। वो जरा ऊपर होती इसके कान में सरगोशी करके दोबारा इससे लिपट कर आंखें मूंद गई थी, जबकि इसकी सरगोशी पर तलार को जाने क्यों गुस्सा नहीं आया था। वो इसकी हालत समझने से कासिर था कि वैसा क्यों कर रही है, मगर वो तो अभी सो रहा था। इससे कोई सवाल कैसे करता, इसलिए खामोशी से आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब मन्नत की नींद खुली तो सालार ड्रेसिंग के आगे खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो रात में अपनी हरकत की वजह से बेहद शर्मिंदा थी कि अब वो इसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उठे, फ्रेश हो जाए, फिर हम नीचे साथ चलेंगे। लोगों को तो यही शो करवाना है ना कि हमारी रात बहुत अच्छी गुजरी। सालार ने जानबूझकर संदिया लहजे में कहा तो मन्नत शर्मिंदा होती कंबल हटाकर उठकर बैठ गई। मैं आपसे माफी। उठ के इसके करीब आती अभी अपनी बात मुकम्मल करती कि सलार ने झटके से इसे कलाई से थामकर घसीट के दीवार से पिन किया। दोनों हाथ इसके गिर्द रखते इसमें खून आशाम नजरें इसकी आंखों में गाड़ी। क्या माफी? हाँ, आपको एहसास भी है कि रात की आपकी हरकतों ने मुझे कितना हर्ट किया मन्नत। मैं शोहर था आपका। आप अगर मुझ पर एतबार करती और डायरेक्ट मुझसे बात करती तो यकीनन मैं आपको वक्त देता। हवस परस्त नहीं हूं मैंने आपसे शादी जिस्म के लिए नहीं की मन्नत शाह। मोहब्बत करता हूँ इसलिए शादी की आपसे। हाँ, मेरे भी कुछ एहसास थे रात को जिन्हें मैं आपके लिए खुद में ही दबा लेता, मगर आप कल मुझसे इस तरह डरना, बार बार मुझसे दूर होना, देर तक वॉशरूम में रहना मुझ पर ये अच्छे से अयां कर गया कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आप पर, बहुत। वो कहता आखिर मैं कर्ब से आंखें बंद कर गया तो मन्नत को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। सही तो कह रहा था वो, अगर वो इससे बात कर लेती तो सारा मसला ही खत्म हो जाना था, मगर इसने क्या किया, बार बार इसे दूर झटकती रही, रो रो कर इसे इसकी नजरों में ही गिराती रही। यही कोई और मर्द होता तो रात को ही इससे अपने हकूक लेकर इससे इसकी औकात तो ताकत का एहसास अच्छे से करवा देता, मगर वो सालार शाह था जो अपनी ताकत औरत पर इस्तेमाल करना लानत समझता था। शाम में जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। रात मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे डर लग रहा था। वो उसके सीने पर दोनों हाथ रखती भीगी आवाज में बोली तो सलार ने आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी आंखों में तकलीफ थी, शिकवा था, नाराजगी थी और जाने क्या कुछ नहीं था। डर नहीं मन्नत, बेतबारी को डर का नाम नहीं दे। ऐसा क्या किया था मैंने आपके साथ जो आप यूं डर रही थी? मैं जानता हूँ मैंने ही आपको कहा था कि मैं आपको वक्त नहीं दूंगा, मगर मुझे तब ये मालूम नहीं था कि आप इस कदर नाजुक हैं कि आप यही बात दिमाग पर सवार कर लेंगी। है जो भी हो, मुझे बहुत मायूसी हुई कल आपसे। वो अफसोस से बोला तो मन्नत की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इसके आंसू देखकर वो तलखी से मुस्कुराया, फिर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद में भींच लिया, इतनी जोर से कि उसे लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी। अच्छे हथियार होते हैं आप औरतों के पास भी, अपने आंसुओं से ही आप जाने अपनी कितनी गलतियां और कोताहियां भूलने पर मजबूर कर देती हैं। वो तंजिया कहता है इसे मजीद दुखी कर गया था। जाए शावर ले लें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर नीचे नाश्ता करने चले, अमान और हानिया वेट कर रहे होंगे। वो इसे नरमी से खुद से अलग करता, इसकी आंखें साफ करता बोला तो वही सर हिलाती वॉशरूम की जाने बढ़ गई। वो दोनों नीचे आए तो अमान और हानिया पहले ही नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी जबकि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इन दोनों को सीढ़ियों से उतरते देखकर दोनों ही मुस्कुराए। सलार ने मन्नत का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था। हालांकि रात इन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर मन्नत शर्मिंदा होती, मगर वो सिर्फ हानिया की मानी खेद नजरें खुद पर पाकर ही शर्म से सुर्ख हो गई थी। जल्दी उठ गए आप दोनों? मुझे तो लगा था देर से उठेंगे। अमान सलार की तरफ देखता शरारत से बोला तो सलार ने इसे घूर कर देखा। अलबत्ता हानिया मुस्कुराकर खड़ी हुई और मन्नत को खुद से लगा लिया। कैसी तबीयत है अब? वो मोहब्बत से बोली तो मन्नत ने धीरे से सर हिलाया। फिर अमान ने भी उठकर मन्नत को खुद से लगाकर प्यार किया। अब वो चारों कुर्सियों पर बैठे तो अमान ने सलार की जानिब देखा जो मन्नत के पहलू में बैठे संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। हमारा आज वापस हवेली के निकलने का इरादा है। मोरे ने कुछ मुलाजमाएं भेजी थी, आपकी गैर मौजूदगी में वो मन्नत के पास ही होंगी। इसकी बात पर सलार ने इसकी तरफ देखा। 2-3 दिन तक रुक जाएं, अभी ये यहाँ ठीक से सेटल नहीं हुई। मुझे अर्जेंट में कहीं जाना भी पड़े तो आप लोग हों इनके पास, तब तक ये थोड़ा
ایزی ٹو یوز ٹو ہو جائیں گی، تب تک یہ تھوڑا یوز ٹو ہو جائیں گی۔ اس نے ایک مجھے منت کو دیکھتے امان سے کہا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اب یہاں آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کل سب ساتھ شاپنگ پر چلیں؟ ہانیہ پر جوشی سے بولی تو سلار امان نے بیک وقت اسے گھورا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں محترمہ، آپ گھر ہی بیٹھیں۔ امان سنجیدگی سے بولا تو ہانیہ نے منہ بسور کر اس کی طرف دیکھا۔ پلیز امان لے جائیں نا پلیز، پھر آپ جانے جب دوبارہ کب دوبارہ لے جائیں، آپ یہاں آ گئے ہیں تو آرام سے شاپنگ بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اسے منانے کی خاطر ٹیبل کے نیچے سے ہی اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر میٹھے لہجے میں بولی تو امان اس کی چلاکی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا بھائی بیگم چلیں گے، اپنے لالا سے بھی پوچھ لو انہیں رات کوئی امپورٹنٹ کام نہ کرنا ہو۔ اس کی شرارت بھری آواز پر سلار نے اس کی طرف دیکھا۔ جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شاپنگ پر جانے کا، آپ دونوں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم کبھی پھر چلے جائیں گے۔ سلار منت کی تھائی پر ہاتھ رکھتا معنی خیزی سے بولا تو اس نے سر پٹا کر نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ ٹھیک سے کھائیں، وہ منت کی پلیٹ کی طرف دیکھتا بولا تو منت نے سر ہلایا۔ ابھی وہ لوگ مزید کچھ کہتے کہ سلار کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ وہ موبائل کان سے لگاتا سائیڈ پر چلا گیا تو وہ سب بھی ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے۔ سوری گائز، میرا ارادہ تھا آج سب ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، مگر مجھے ابھی آفس جانا ہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں ایک کیس کے متعلق ڈسکس کرنے۔ منت میں روم میں جا رہا ہوں، آپ بھی آئیں، بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا تو منت میں ناشتہ چھوڑتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ کمرے میں آئی تو سلار اپنا یونیفارم بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اب وہ کھڑے کھڑے ہی عجلت میں کچھ فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی آہستہ سے چلتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ جی کہیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے بولی تو سلار نے فائل ایک طرف رکھتے اسے کے بازو پکڑ کر اسے قریب کھینچا۔ بات تو کوئی نہیں کرنی، بس جانے سے پہلے ہی بھر کر اپنی جان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ محبت سے بولا تو منت کا چہرہ لال ٹماٹر ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا شام تک آ جاؤں، آپ تب تک آرام کیجیے گا، اور ہاں آج بالکل تیار ملیں آپ۔ وہ شروع میں نرمی مگر آخر میں انتہا کی سختی سے بولا تو منت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں تر کیا۔ جی، وہ بہت آہستہ سی آواز میں بولی۔ سلار کی اس بات پر اس کے دل میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ اگر سلار شاہ اس سے واقف ہو جاتا تو اسے خود میں چھپا لیتا۔ ہاں دیکھ تو وہ بھی رہا تھا، جب بھی وہ اپنے حقوق لینے کی کوشش یا بات کرتا منت کا رنگ فک پڑ جاتا تھا۔ اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اس کی حالت بتاتی تھی کہ جیسے اس کا خود پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ سلار کو اس کے حقوق دینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وقت قریب آتا اس کی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ منت کوئی پرابلم ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں جان؟ وہ اس کے کپ کپ آتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر فکر مندی سے بولا تو منت نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ جائیں بھی۔ وہ نظر جھکائے لڑکھڑاتی ہوئی بولی، سلار کو مزید شک میں ڈال گئی تھی۔ ہم وہ کہتا اپنا یونیفارم لے کے واش روم کی جانب بڑھا تو منت بیٹھ سے کمر لگاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شام میں کیسے بتاؤں آپ کو، میں نہیں ہوں آپ کے قابل، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پاکیزہ ہیں، مگر میں نہیں، وہ بے بسی سے کہتی دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف سلار شاہ شاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے چہرہ جھکائے کسی گہری سوچ میں مہوک کھڑا تھا۔ منت میری دعا ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا کچھ نہ ہو، اگر ایسا کچھ ہوا تو میں پھر جو کروں گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دل ہی دل میں منت سے مخاطب ہوا تھا۔ سلار شاہ گھر سے نکل گیا، وہ واش روم سے باہر آ کر بھی خاموش ہی رہا تھا۔ نہ اس نے منت سے کوئی بات کی نہ منت نے اسے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی لنچ کر کے روم میں آئی تھی اور اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے ماضی کو ٹٹول رہی تھی۔ اور اسے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد تھا جب وہ صبح اٹھی اور اس نے سیر کو اٹھایا، پھر وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئی تھیں۔ یہ تب کی بات ہے جب منت سیکنڈ ایئر اور سحر میٹرک میں تھی۔ البتہ ہانیہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، یعنی اس نے ایف ایس سی ہی کر لی تھی۔ منت کا بھی یہ آخری سال تھا کالج میں کہ بے شک پڑھائی سے بے حد لگاؤ تھا، مگر وہ جانتی تھی اس سے آگے وہ نہیں پڑھے گی۔ خیر وہ دونوں نیچے آئیں تو منت نے سحر کو جا کر امان کو جگانے کا کہا تھا، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ آفس لیٹ جاتا تھا، انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا کسی کو قبول نہیں تھا، تو وہ روز آنا امان کے ساتھ ہی
जाती थी, तो वो रोज़ाना अमान के साथ ही जाती थी। अभी तहर इसे बुलाने जाती कि तभी सलार सीढ़ियों से उतरता दिखा। शायद वो कल रात ही हवेली आया था, क्योंकि इन दोनों ने रात तक इसे हवेली में नहीं देखा था। कहाँ जा रही हैं? इसने ऊपर जाती तहर को मुखातिब किया तो वो रुकी। वो लाला को जगाने जा रही हैं, इन्होंने हमें स्कूल और कॉलेज छोड़ना है। वो आहिस्ता से बोली, आप दोनों बैग ले आए, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो मन्नत को गहरी नजरों से देखता शहर से मुखातिब हुआ। जी लाला। शहर कहती हुई मन्नत के करीब आई, फिर दोनों ही बैग लेकर इसके पीछे आई थी। शहर आगे फ्रंट सीट पर बैठी, क्योंकि वो सलार शाह से उम्र में ज्यादा छोटी थी। इसे अभी बच्ची समझा जाता था, वरना इनके खानदान में लड़के लड़की का करीब बैठना भी ममनू था। रास्ते में सलार इनकी पढ़ाई के मुतालिक छोटे मोटे सवाल पूछता रहा और शहर ही इसके जवाब देती रही। मन्नत का कोई जरूरी टेस्ट था तो वही रिवाइज करती रही थी। सलार ने पहले शहर को इसके स्कूल ड्रॉप किया, फिर मन्नत का कॉलेज इससे थोड़े फासले पर ही था। इस सफर में इन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छाई रही। सलार इसे कॉलेज ड्रॉप करके वापस चला गया तो मन्नत भी अंदर बढ़ी। सारा दिन इसका पढ़ाई में ही गुजर गया था। इनका कॉलेज में 5 दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था। मन्नत के अलावा इन सब के घराने बहुत ओपन माइंड थे, तो कभी कभार मन्नत इन सब में खुद को मिसफिट महसूस करती थी। बात ये नहीं थी कि वो खुद को कमतर समझती थी, बल्कि वो तो खुद को इन सब से अलग और अनोखा समझती थी। लेकिन वो सब अक्सर साथ शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम बना लिया करती। जो मन्नत जानती थी तो इजाजत मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। कभी वो एक दूसरे को ट्रीट दे रही होती, कभी किसी के घर कोई पार्टी होती। मन्नत का भी दिल करता वो इनके साथ जाए, मगर वो अपनी लिमिट्स अच्छे से जानती थी। आज भी इनमें से एक नमल की बर्थडे थी। मन्नत ने अमान से कहकर काफी सारे गिफ्ट, कीमती तोहफे भी मंगवाए थे। वो जो अपने साथ तो नहीं लाई थी, मगर इसने ड्राइवर के साथ सुबह फूल और तोहफे नमल के घर भिजवा दिए थे। जो भी हो, इन पांचों में दोस्ती भी काफी थी। मन्नत याद रखो, आज इनकार नहीं करना प्लीज यार। आज डैड ने मेरी बर्थडे पार्टी बहुत बड़े लेवल पर अरेंज की है, और मैं चाहती हूँ कि तुम चारों मेरे साथ ही मेरे घर चलो। फिर शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी। नमल इसके पास बैठी बोली तो मन्नत रश्मि सा मुस्कुराई। सॉरी नमल, तुम जानती हो ना मेरी फैमिली को मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी, तो तुम इन तीनों को लेती जाओ, मेरा आना मुमकिन नहीं है। इतने सादा अल्फाज में ही इनकार कर दिया था। मन्नत देखो, ये हमारे कुछ ही मंथ बच्चे हैं साथ। अब भी तुम नहीं बदली। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ अंकल से, एंड आई एम श्योर मैंने मना लूंगी। वो इसरार करती हुई बोली तो मन्नत ने होंठ दांतों में दबाते इसे देखा। अब इतनी दफा इनकार करना भी मुनासिब नहीं लग रहा था, और वो जानती थी पापा साईं ने इसे इस हरकत पर बहुत डांटा था। तुम रहने दो, तुम यूं करो, मुझे अपना सेल दो, मैं खुद ही मोरे से बात करती हूँ। होप सो वो मान जाए। मन्नत जानती थी कि नमल अपना सेल कॉलेज साथ लाती है। सेल तो इसका भी था, मगर इसे कॉलेज ले जाने की परमिशन नहीं थी। नमल ने भी फौरन खुश होकर अपना सेल इसे दे दिया। वो सेल लेकर एक तरफ आकर इसने कांपते हाथों से नादिया शाह का नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। मन्नत ने इन्हें बहुत मनाया, मगर वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। इनका कहना था कि अगर उन्होंने इजाजत भी मांगनी चाहिए तो हवेली वाले मन्नत का कॉलेज बंद करवा देंगे। मन्नत ने इनसे कहा कि आप बाबा को बता दें कि मेरे कॉलेज में आज किसी खास प्रोफेसर ने आना है, तो छुट्टी शाम को ही होगी, और शाम को वो अपनी दोस्त के साथ आ जाएगी। मगर वो बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। वो अपनी मासूम और पाकदार बेटी को की इज्जत पर हर्फ भी नहीं आने देना चाहती थी। मगर मन्नत भी पहली दफा इनसे इतनी जिद कर रही थी कि आखिर इन्हें मानना पड़ा। उन्होंने मन्नत को कुछ खास हदायत करके फोन बंद कर दिया। तो मन्नत को तो यकीन ही नहीं था आ रहा था कि उसे इजाजत मिल गई है। मन्नत ने इन सबको बताया तो वो भी खुशी से झूमने लगी, मगर मन्नत इस बात से वाकिफ नहीं थी कि इसकी ये खुशी इसकी सारी जिंदगी की खुशियों के लिए नासूर बनकर रह जाएगी। पार्टी असर के वक्त थी, तो वो लोग दोपहर को ही कॉलेज से निकल गई। अब मन्नत का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मन्नत जो बातों में लगी थी, अचानक इसकी नजर शीशे से बाहर गई तो आसपास के मनाजर से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो अपने गांव में है। नमल कार ड्राइव कर रही थी, हालांकि इन पांचों के घर ही गांव में थे, मगर मन्नत समझ नहीं पा रही थी कि इसे कहाँ ले जा रही है। नमल, हम कहाँ जा रहे हैं? वो शीशे के पार देखती मन्नत से मुखातिब हुई, जो मुस्कुराती हुई ड्राइव कर रही थी। डार्लिंग, मुझे मॉल से कुछ चीजें चाहिए, तो हम मॉल जाएंगे। वो बमुश्किल लहजे को संजीदा करती बोली, जबकि बाकी तीनों भी मुस्कुराहट दबा रही थी। मन्नत को जाने क्यों इन सबसे खौफ सा महसूस हो रहा था। नमल, आप मुझे मेरी हवेली ड्रॉप कर दें प्लीज, मेरी तबीयत खराब सी हो रही है। वो संजीदगी से बोली तो मन्नत ने स्पीड मजीद बढ़ाई। सारा चेक करो यार, क्या हुआ मन्नत को? किरण मसनूई फिक्रमंदी से तंजिया लहजे में बोली तो बाकी तीनों ने कह के लगाया।
نمل میں نے کہا مجھے واپس میرے گھر ڈراپ کریں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ چیختی ہوئی بولی تھی مگر اب اور تو جیسے ان پر اثر ہی نہیں ہوا ہو، مگر ان پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا ہو۔ میں ضرور چھوڑ دیتی تمہیں یار، مگر وہ اصل میں نا جب سے میں نے اپنے کزن کو تمہاری پک دکھائی ہے اس بیچارے کا تم پر دل آ گیا ہے۔ اس نے بہت منتیں کی تھیں میری کہ کسی طرح تمہیں کلب لے آؤں، جب وہ اچھے سے تم سے اظہار محبت کر لے گا تو میں تمہیں صحیح سلامت تمہاری حویلی ڈراپ کر دوں گی، اینڈ دیٹس اٹ۔ نمل کے الفاظ تھے یا تھوڑے جو منت کے دماغ پر برسے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ نمل تھوڑی بے باک ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر نیچ بھی ہے۔ نمل کھل کے بتاؤ نا منت کو کہ تمہارے کزن نے صرف اظہار نہیں کرنا اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ سارا تمسخر سے بولی تو نمل نے کہکا لگایا، نہیں یار وہ انس کا سرپرائز ہے، وہ خود ہی بتا دے گا۔ اس کی تنزیہ بات پر منت کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ اب اسے اپنے آغا سائیں بابا سائیں کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ نمل خدا کے لیے پلیز آپ میری دوست ہیں نا، پلیز مجھے حویلی چھوڑائیں پلیز، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ مگر نمل نے اس کی سنی انسنی کہتے گاڑی کلب کے گیٹ پر روکی۔ نمل بیپ، ہمیں صرف اس کی وجہ سے اس ٹائم آنا پڑا۔ اس ٹائم تو یہاں کچھ خاص لوگ آتے بھی نہیں، کرن منہ بنا کے بولی تو نمل مسکرا کے رہ گئی۔ ڈونٹ کیئر، ہم رات تک یہی ہیں، اس لیے جیسے کرن کو تسلی دی تھی۔ پھر وہ سب گاڑی سے باہر نکلی، البتہ منت اب سیٹ سے چپکی رونے میں مگن تھی۔ وہ چاروں جب اسے یوں ہی چھوڑے اندر کی جانب بڑھ گئیں تو منت کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے، مگر افسوس گاڑی لاک تھی۔ وہ اب پھر سے رو رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے کی طرف گئی تو سامنے ایک نارمل نین نقوش والا 25-26 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ یہاں سے اس نے لاک کھولا اور بنا کچھ کہے روتی منت کو گھسیٹ کے اپنے کندھے پر ڈالا۔ منت کی ساری مزاحمتیں بیکار رہی تھی۔ اس نے منت کو لا کر ایک بیڈ روم میں کھڑا کیا اور تیزی سے دروازہ لاک کیا۔ آخر اتنے صبر کے بعد تو مجھے حاصل ہو ہی گئی، وہ خباثت سے اس کا جسم دیکھتا بولا تھا۔ منت اس وقت سفید یونیفارم پر کالی چادر سر پر اوڑھ رکھی تھی، جس میں اس کا شادابی چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا۔ چادر نے اس کے وجود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا، مگر پھر بھی وہ سامنے والے کے غلیظ نظریں خود پر محسوس کرتی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ چلو آؤ تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے روشناس کرواؤں، وہ کہتا اسے گھسیٹ کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تو منت نے چیخنا شروع کر دیا، مگر یہاں تو سب ہی حیوان تھے، خدارا مجھے چھوڑ دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مگر انس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود فوراً اس پر چڑھ دوڑا۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی جب اسی کے ہاتھوں کا غلیظ لمس منت کو اپنے جسم پر محسوس ہوا۔ اس کے گلے میں چیخیں گھٹ کر رہ گئیں۔ اب اسے اپنے جسم سے شدید نفرت ہو رہی تھی، دل کہہ رہا تھا ڈوب مرے۔ اب وہ کہاں جاتی اور جانے وہ اسے زندہ چھوڑتا یا اپنا گناہ چھپانے کی خاطر اس کی جان لے لیتا۔ منت نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا کی۔ جیسے ہی انس نے اپنے لب اس کے چہرے کے قریب کیے، منت نے جھٹکے سے کونی اس کے ہونٹوں پر ماری تھی۔ وہ تکلیف سے پل کو پیچھے ہوا جب اس نے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھا کر زور سے انس کے سر پہ دے مارا۔ اب اس کے سر سے خون روانگی سے بہنے لگا تھا۔ شاید اسے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اب حواس کھو رہا تھا۔ منت اسے دھکا دیتی جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور زمین سے اپنی چادر لے کر خود کو دوبارہ اچھے سے کور کرتی باہر کی جانب بھاگی۔ وہ چاروں اپنی دنیا میں مگن تھی تو کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بار بار پانی بہ رہا تھا، مگر وہ آنسوں کی پرواہ کیے بغیر بس بھاگے جا رہی تھی۔ جیسے وہ مین روڈ پر آئی، اچانک ہی اس کا دل کیا کہ کسی ٹرک کے سامنے جا کر خودکشی کر لے۔ وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی اور اب نہ ہی یہ زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو ان میں سے کوئی موجود بھی تھا۔ منت نے آج پہلی دفعہ آٹو روکنے کی خاطر ہاتھ کو آگے بڑھا کر آٹو رکنے کا اشارہ کیا تو آٹو فوراً اس کے قریب آ کر رکا۔ وہ اس وقت مردوں سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس کا دل آٹو والے کو دیکھ کر بھی گھبرا رہا تھا۔ ایک تو اسے کافی دور جانا تھا، دوسرا آٹو میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ آدمی 35-40 کے لگ بھگ ہی تھا۔ جی بیٹا کہاں جانا ہے؟ وہ نرمی سے بولا تو منت نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں واقعی احترام تھا۔ وہ اب کچھ مطمئن سے ہوتی جلدی سے آٹو میں سوار ہوئی اسے اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ وہ بھی اس کی حالت کے پیش نظر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کی سرخ آنکھیں ہی اسے بہت کچھ سمجھنے پر قائل کر رہی تھیں۔ شاید اسے ایک جوان جہاں لڑکی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ منت نے چہرے بھی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، حالانکہ آنسو ابھی تک جاری تھے۔ انکل دیکھیں، میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے، میرا پرس کہیں کھو گیا ہے اور میں گھر میں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی کہ میں آٹو پر آئی ہوں، تو خود کے لیے میری مدد سے انکار مت کیجیے گا۔
वो आंखें साफ करती बोली तो इस बेचारे ने सर इस बात में हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, रोज इतना तो कमा ही लेता हूँ कि बीवी बच्चों को 3 वक्त का खाना फराहम कर सकूँ। आज किसी की मदद कर दूंगा तो यकीनन अल्लाह मेरे रिस्क में कमी नहीं कर देगा। वो शफकत से बोले तो मन्नत को तसल्ली हुई थी। 45 मिनट बाद वो हवेली के करीब पहुंचे थे। इसने ऑटो पिछली गली में ही रुकवा दिया था ताकि कोई देख ना पाए। शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि वाकई कोई थे नहीं देख पाया था। वो हवेली में दाखिल हुई तो नूर और नादिया शाह किचन में थी। बाकी सब कहाँ थे वो नहीं जानती। वो भाग के ऊपर अपने कमरे में आई। यहाँ तहर गहरी नींद में सो रही थी। मन्नत को अब अपने वजूद से घिन आ रही थी, इसलिए वो फौरन कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई थी। काफी देर रोने के बाद वो बाहर आई और वो शहर के पहलू में आंखें बंद करती लेट गई थी। हाल इसे पता भी नहीं चला कि कब वो रोती रोती नींद की वादियों में गुम होती चली गई थी। सलार का सारा दिन दिमाग खपाने में गुजर गया था। वो शायद शदीद थका हारा घर आया तो मुलाजमत से इसे यही खबर मिली कि हानिया और अमान शॉपिंग पर जा चुके थे और मन्नत कमरे से निकली ही नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आज भी इसे सोते देखकर सलार का मजीद गुस्सा आया था। उसे नहीं आज उसे पर नहीं, अपना गुस्सा थकन सब कुछ मन्नत के वजूद पर उतारने का पूरा इरादा कर लिया था। आज उसने अपना गुस्सा थकन सब कुछ मन्नत के वजूद पर उतारने का पूरा इरादा कर लिया था। वो इसे घूर के अलमारी से एक सादा सी ब्लैक शर्ट और ट्राउजर लेता हुआ शावर लेने चला गया। जब वो वापस लौटा तो मन्नत अब सर को दोनों हाथों में पकड़े बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो सलार को महीनों की बीमार ही लग रही थी। सलार इसके करीब आया और इससे नरमी से अपने हिसार में लिया। उसकी हालत से अंदाजा लगा रहा था कि वो बहुत टेंस है, इसलिए इसने मन्नत से आराम से बात करने का सोचा। वो जानता था कि कुछ गलती इसकी भी है। वो हमेशा गुस्सा होकर इसे मजीद परेशान कर जाता था। वो भी इसे करीब पाकर इसके सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई। वो उसके हिसार में अपने आप को बेहद महफूज और पुरसकून महसूस करती थी। क्या हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बैठी थी? वो इसके बालों में उंगलियां चलाता आहिस्ता आवाज में मोहब्बत से बोला तो मन्नत ने सिसकी ली। कुछ कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली तो सलार ने लंबी सांस खींचते खुद को कंट्रोल किया। मन्नत, आप क्यों एतबार नहीं कर पा रही मुझ पर? मैं आपको एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई भी मसला है तो आप बस एक दफ़ा मुझे बता दें, मैं चुटकी में आपकी टेंशन ख़त्म कर दूंगा। वो इसकी कमर पर हिसार मजीद मजबूत करता बोला तो इसने चेहरा ऊपर करके बेबसी से सलार की आंखों में देखा। मैं चाह कर भी नहीं बता सकती, वो आंसू पीती हुई बोली तो सलार ने इसकी तरफ देखा। यानी वाकई कोई मसला था इसके साथ? आप मुझे सब बता सकती हैं मन्नत, अगर आप चाहें तो। वो थोड़ी सख्ती से बोला तो मन्नत ने आंखें जोर से बंद कर ली। तो आप मेरी बीवी हैं, मुझे हक है कि मैं आपके हर मसले से वाकिफ हूँ। आप इस तरह करके मुझे बेहद परेशान करती हैं। वह इसे तकिए पर लिटाकर खुद भी इसके साथ करीब लेटा तो मन्नत ने दबक कर इससे दूर होना चाहा। सलार ने इसे घूर कर देखा और फिर जोर से इसको कमर से जकड़ कर इसे खुद से लगाया। अब आप बोलेंगी और मैं सुनूंगा, वो तहकम से बोला तो मन्नत ने आंसू भरी नजरों से उसे देखा, मगर सलार की घुरी पर वो मुंह बसूर गई। वो इसे कैसे बता देती, इतना कुछ जानती थी। सलार अपनी इज्जत को लेकर कितना पोजेसिव था। मन्नत, और जबड़े भेंचे इसके नाम पर जोर देता बोला तो वो इसी से डरती थी कि सीने में चेहरा छुपा गई। फिर सलार के जोर देने पर मन्नत ने यूं ही इसके सीने में सर दिए से तमाम बात बता दी थी। इसकी बात पर सलाद की रगें टन चुकी थी कि आंखें लहू रंग होती इसे भी खौफ ज़दा कर गई। आपने कहा था कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया, वो जल्दी से बोली तो सलार ने खुद को काबू करते सर हिलाया। किसके हाथ भेजती थी आप चीजें अपने दोस्त के घर? वो संजीदगी से बोला तो मन्नत ने होठों पर जबान फेरी। आबद अंकल ले जाते थे। इसने अपने एक ड्राइवर का नाम लिया तो सलार ने सर हिलाया। अब आप ये बताएंगे कि आप मुझे करीब क्यों नहीं आने देती मन्नत शाह? वो ऊपर होता दोनों बाजू इसकी तरफ में रखता इस पर मुकम्मल झुककर बोला तो मन्नत ने कबूतर की तरह आंखें मीच ली। आप मुझे आप मुझे डिजर्व नहीं करते, वो बंद आंखें से ही बोली तो सलार ने से घूरा। ये शादी से पहले सोचना चाहिए था ना आपको, अब तो निकाह हो गया हमारा, अब इन फजूल बेमकसद बातों का कोई फायदा नहीं।
कोई फायदा नहीं कहते साथ लब इसके अध खुले लबों से जोड़े तो मन्नत ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे। इसे सांस लेने में मुश्किल तो हो रही थी मगर पहले की तरह रोना नहीं आ रहा था, शायद इसलिए कि वो अपना बोझ उतार चुकी थी और अब वो खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। वो वैसे भी अब अपने शोर का जायजा किसे इसे ना देकर गुनाहगार नहीं होना चाहती थी। सलार की बेबाकियां जब हद से बढ़ गई तो मन्नत ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी मगर ये कहाँ मुमकिन था कि अब वो अपनी चला सकती। सलार इसके नरम गुदात वजूद को हासिल करता मदहोश वो होता चला गया था। इसकी गुर्बत में नरमी होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मन्नत ने भी इसका साथ देना शुरू किया तो सलार के दिल में इत्मीनान हुआ, यानी वो भी राजी थी। फिर रात भर सलार शाह की दहकती गुर्बत थी और मन्नत सलार शाह का इसकी गुर्बत में सुलगता वजूद। सलार शाह कब से इसकी मासूम सूरत में खोया था। वो एक हाथ चेहरे के नीचे रखे इसकी तरफ करवट लिए लेटी थी। चेहरा बेहद गुलाब की तरह बिखरा था, यह जो यकीनन इसकी रात भर की गुर्बत का असर था। सलार का दिल इसे मुकम्मल तौर पर हासिल करके मसरूर हो चुका था। रात में इसका शर्माना झिझकता याद करके सलार के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। वो मगर वो जानता था मन्नत की नाजुक जान के लिए इसकी शिद्दतें सहना मुमकिन नहीं था, मगर इसने सह ली थी। वो सिसकियां भरती इसे दूर होने का कहती रही थी मगर सलार के लिए इस वक्त खुद को काबू करना मुमकिन नहीं था, तो वो नहीं रुका था। अब इसकी गर्दन और अपनी बियर्ड और दांतों के निशान देख सलार ने होंठ भींच लिए। जाने वो कैसे इस कदर मदहोश हो गया था कि वो इसकी नजाकत का भी नहीं सोच सका था। वो अब इसकी ब्लैक टी शर्ट में वाइट कंबल पेट तक ओढ़े गहरी नींद में थी। सलार शाह अब सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में मलबूस था। इसने उंगली बढ़ाकर मन्नत के चेहरे पर बिखरे इसके बाल समेटकर पीछे किए, तभी सलार की नजर इसके अध खुले होंठों पर पड़ी। दिल तो किया था एक दफा फिर इन्हें छूकर महसूस करे, मगर वो इसकी नींद का सोचते अपने अपने जज्बात पर काबू पा गया। ऑलरेडी रात वो इसकी जान को बहुत मुश्किलों में डाल चुका था, अब मजीद तंग नहीं करना चाहता था। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने की खातिर आहिस्ता से बेड से उठ खड़ा हुआ, इस पर कंबल ठीक करता वो स्टडी में चला गया। आधे घंटे बाद वो बाहर आया तो नजर सीधा बेड पर गई, यहाँ पर वो परी पैकर सिमट कर लेटी थी। अब शायद इसकी नींद खुल चुकी थी, तभी वो आंखें खोले बेड शीट पर किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। सलार इसे देखकर बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराकर इसकी जानिब आया। गुड मॉर्निंग माय लव। वो इसके करीब उल्टा लेटता इसकी आंखों में झांकता मुस्कुराकर बोला तो मन्नत ने नजरें शर्म से झुका ली। अब इसका सामना करते उसकी जान निकली जा रही थी। सलार उसकी शर्माहट पर गहरा मुस्कुराया। लुक इट माई लुक एट माई आइज, वो मायने खेजी से बोला, मगर मन्नत ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। प्लीज मुझे ऐसे नहीं देखिए, मुझे बहुत शर्म आती है। वो घबराकर बोली तो सलार भी इसके करीब पास तकिए पर सर रखता लेट गया। तो आज का सारा दिन शर्मा शर्मा कर ही गुजारेंगी, आखिर मुझे फेस करना ही है आपको। मन्नत तो कितनी देर यूं मुंह छुपाकर पड़ी रहेंगी आखिर। वो इसकी कमर में हाथ डालता संजीदगी से बोला तो मर्दन ने बुखलाकर इसके बाजू को हाथ से थामते दूर करना चाहा था, मगर सलार ही क्या जो इसकी मजामतों का ख्याल करता। यहाँ देखें तो सही चंदा। वो इसका हाथ थामकर इसे अपनी तरफ मतवजो करते हुए बोला, मगर मन्नत ने चेहरा नहीं उठाया और हमेशा की तरह सलार शाह का जब टूट गया था। मुझे बात दोहराना पसंद नहीं, ये बात आप अच्छे से देह नशीं कर लें। और अचानक ही मजबूती से इसका वजूद उठाकर बैठ बैठाता सख्ती से बोला तो मन्नत ने बेयकीनी से इसे देखा। आप मुझे डांट रहे हैं। वो मासूम से आंखें पटपटाती बोली तो सलार नरम पड़ा। आप मेरी बात नहीं मानती तो मुझे गुस्सा आ जाता है। इट्स नेचुरल सो प्लीज मेरी बात को एक ही दफा में सुनकर किया करें और फौरन अमल किया करें। वो संजीदगी से कहता है इसे दुखी कर गया। वो तो इससे किसी मीठे जुमले की उम्मीद कर रही थी, मगर सलार शाह ने तो डांटना ही शुरू कर दिया था। मुझसे बात मत करे, वो मुंह फेरती नाराजगी से बोली तो सलार ने इसकी जानिब देखा, फिर इसका बाजू पकड़कर इसे खुद के करीब करते जाना कि होंठ शिद्दत से इसकी फूली सुर्ख गाल पर रखे। मन्नत इसकी हरकत पर शर्म से सुर्ख पड़ी थी। अभी तो आप मुझे जानती नहीं हैं, बट नो प्रॉब्लम, आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगी। वो मुस्कुरा कर बोलता इसे परेशान कर गया। गुस्सा करने के अलावा भी आप में कोई गलत हरकत है? वो मासूमियत से हैरत ज़दा लहजे में बोली तो सलार ने इसे खुद से लगाया। इसके शर्ट लेस सीने पर मन्नत का चेहरा टच हुआ तो वो झिझक कर इससे दूर होने की खातिर हाथ इसके सीने पर रख गई।
एनीवे मुझे मेरी शर्ट दें, मुझे पहन के नीचे जाना है। वो बज़ाहिर संजीदगी से कहता, इसकी जान साकित कर गया था। आप कोई और पहन लें प्लीज़। वो कंबल खुद पर अच्छे से ओढ़ कर घबराती हुई बोली। तो सलार ने मुस्कुराहट दबाई। कोई और पहन लेता, मगर अब आपका लम्स इस पर लग चुका है तो मैं यही पहनना चाहूँगा। इसने गंभीर आवाज़ में कहते हाथ जैसे ही इसके पेट पर रखे, वो बदक के कंबल में छुपी। शाह, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। वो मुँह फुलाकर बोली। तो सलार ने आ भरी, यानी वो भी अपने पास धमकी रखती थी। अच्छा, उठे चेंज कर लें। वो मोहब्बत से इसकी आंखों में देखता बोला। तो मन्नत ने होठों का किनारा दबा दांतों में दबाया। आप आंखें बंद करें, फिर मैं वॉशरूम में जाऊंगी। वो इसे तनबीह करती बोली। तो सलार ने सारे लाया, फौरन ही आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर तो शर्म से बैठी रही, फिर अचानक उठ के वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। इसे डर था कि सलार आंखें न खोले। वो वॉशरूम में बंद हुई तो सलार भी एक शर्ट निकाल के पहनता नीचे आ गया। वो कुछ देर लॉन में वॉक करना चाहता था। बाहर आकर इसने फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ समीर, आबद से पूछो कि वो तुम्हारी भाभी की जिस नमल नामी कुलीग को चीजें वगैरह दे आता था, वो कहाँ की बेटी है और कहाँ घर है इनका। फिर मुझसे रब्ता करो। वो संजीदगी से बोला। तो समीर ने आगाह से कुछ कहा आगे से कुछ कहा। नहीं, कुछ खास मसला नहीं है, मैं खुद निपटा लूंगा। इतने कह के कॉल काटी और एक दफा फिर इसका दिमाग मन्नत की रात की बातों और रोने को सोचने में मशगूल हुआ था। तुमसे तो बहुत जल्द निपटूंगा मैं लड़की। तुमने मेरी बीवी की इज्जत दागदार करवाना चाहिए थी ना। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़कियों की इज्जत का कदर नाजुक किस कदर नाजुक होती है। जस्ट वेट एंड वॉच। वो ख्याल में ही नमल से मुखातिब होता जबड़े भींच कर बोला। आप आराम करें, मुझे छोटा सा काम है बाहर, मैं वो करके आता हूँ, फिर रात डिनर पर चलेंगे। तलाश शायद से मुखातिब हुआ, जो इस वक्त कसलमंदी से बिस्तर पर छुपी थी। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर? वो उदास होती बोली थी, क्योंकि कल हानि और अमान भी हवेली जा चुके थे। आप अकेली नहीं हैं, मुलाजिम हैं घर पर, और मैं जल्द आ जाऊंगा। आप तब तक सोकर भी नहीं उठी होंगी। वो इसकी गाल पर होंठ रखता पीछे हुआ और मोहब्बत से बोला। तो वो भी खामोश होगी। सलार घर से निकलकर रैश ड्राइविंग करता गांव की जानिब रवां हुआ था। वो आज ही नमल के मुतालिक तमाम जानकारी लेना चाहता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा वो इसी को खोने वाला है। सालार आधे घंटे में गांव पहुंचा था। इसका हवेली जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो सब मन्नत के मुतालिक सवाल करते। वो सीधा डेरे पर आया, जहाँ समीर पहले से ही मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम छोटे शाह साईं। वो अदब से खड़ा होता बोला। तो सलार ने अपनी सफ़ेद शॉल उतार कर एक कुर्सी पर रखी। वह सलाम, बैठो। वो खुद एक चेयर पर बैठता इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला। तो समीर भी बैठ गया। साईं, आबद लाला से पूछा मैंने, तो पता चला वो बेबी हाकिम शाह की साहबजादी हैं और इनका इनका घर के साथ ही है। समीर इसे मालूमात दी तो सलार का दिमाग तेजी से काम करने लगा। हाकिम शाह को वो जानता था। वो भी इन्हीं के गांव के जमींदार वडेरे थे, मगर जाने कि उनके खानदान में शाहों जैसी गैरत नहीं पाई जाती थी। सलार को अब समझ आया कि वो अंस कौन है। हाकिम शाह का भाई था। नादिर शाह का सिर्फ एक ही बेटा था, अनस शाह, जो बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। सलार ने 2-3 मरतबा उसके मुतालिक घटिया 3 बातें सुनी थी, और असिस्टेंट कमिश्नर होने की खातिर इसने पूरा इरादा कर लिया था कि वो अनस शाह को भी बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद करने के गुनाह में जेल घसीटेगा। मगर जब ये बात सलमान और मुराद शाह को पता चली तो उन्होंने सलार को सख्ती से मना कर दिया कि तुम गाँव वालों के मामलात में नहीं पड़ोगे। सलार के काफ़ी समझाने के बाद भी वो नहीं माने, तो इसने भी अनस शाह को इसके हाल पर छोड़ दिया था। मगर अब बात इसकी बीवी की थी। अब वो यकीनन इसे नहीं छोड़ सकता था। पहले तो इसका इरादा नमल को सबक सिखाने का भी था, मगर वो सलार शाह था, जो औरतों से मुकाबला करना मर्द की कमदर्फी और बुज़दिली के अलावा कुछ नहीं समझता था। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। हवेली में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं गाँव आया था। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ तो समीर दोबारा इसके अदब में खड़ा हुआ था। सलार अपनी शॉल उठाकर कंधों पर डालता अपनी प्राडो की तरफ आया। इसे गांव एक दो दोस्तों से मिलना था। इनसे मिलकर वो वापसी के लिए निकला। सलार ने यही सोचा था कि वो शहर जाकर सबसे पहले अनस के खिलाफ एक मजबूत केस बनाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि वहाँ कैसा होलनाक मंजर इसका इंतजार कर रहा था। सलार को घर तक पहुंचते आधा घंटा ही लगा था। सलार का दिल जाने क्यों जोर जोर से धड़कता कुछ गलत हो जाने का इम्कान दे रहा था। सलार तेजी से अपने कमरे की जानिब आया था, क्योंकि वो जल्द अज जल्द मन्नत को देखना चाहता था। मगर जैसे ही इसने कदम कमरे में रखा, सलार शाह के कदम डगमगा गए थे। सामने इसकी जिंदगी
ज़िंदगी की जीने की वजह ये थी कि अज़ीज़त जान बीवी खून में लथपथ शीशे की मेज़ के पास पड़ी थी। इसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और वजूद बिल्कुल साक़ित। "कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर?" इसके अल्फ़ाज़ सलार के कानों में गूंजे तो वो भी साक़ित हुआ था। सलार शाह को समझ नहीं आ रहा था वो कदम कैसे आगे बढ़ाए। दिल था कि सीने फाड़कर बाहर आने को हमक रहा था। बिलाख़िर इसने अपनी हालत पर काबू पाते कदम आगे बढ़ाए थे। "मन्नत, मन्नत उठें, आँखें खोलें।" मन्नत वो इसका सर अपनी गोद में रखता इसकी गाल थपथपाता चलाया था। इसका वजूद बिल्कुल बेहरकत हो चुका था जो सलार शाह को खौफ़ज़दा कर रहा था। सर पर गहरा ज़ख्म था जहाँ से खून अभी भी बह रहा था। सलार फ़ौरन उठा और इसे अपनी गोद में भरता बाहर की जानिब भागा। तमाम मुलाज़िमीन इसकी गोद में वजूद को देखकर तड़पे थे। अब मंज़र कुछ यूँ था कि सलार एक चेयर पर बैठे बेचैनी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जब इसी की नज़र बाहर आती डॉक्टर पर पड़ी तो वो तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ा। "आई एम सॉरी मिस्टर सलार शाह, बट आपकी वाइफ़ कुछ वक़्त पहले ही अपनी जान खो चुकी हैं।" इनके अल्फ़ाज़ सुनकर सलार का बस नहीं चला था कि डॉक्टर को शूट कर देता जो उसकी बीवी के मुतालिक जाने क्या कह रही थी। "ये क्या बकवास है? अभी के अभी जाएँ और ठीक करें मेरी मन्नत को।" वो इस कदर बुलंद आवाज़ में दहाड़ा था कि डॉक्टर भी खौफ़ज़दा होती थोड़ा पीछे हुई। "ये बकवास नहीं है, हकीकत है। आप इसे जितना जल्द कबूल करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। आप अपनी फ़ैमिली से किसी को बुलवा लें और ये पेपर्स फ़िल कर दें। फिर आप डेड बॉडी को साथ ले जा सकते हैं।" डॉक्टर ने दोबारा इसके कानों में ज़हर घोला और वापस अंदर की जानिब बढ़ गई थी। अब की बार सलार शाह बालों को मुट्ठियों में जकड़ता चेयर पर बैठता चला गया था। आज वो मज़बूत टूट कर रह गया था। दिल कर रहा था चीख-चीख कर। इसके हवास बिल्कुल इसका साथ नहीं दे रहे थे। दिमाग में बस वो मंज़र लहरा रहा था जब वो कमरे में दाख़िल हुआ था। "मन्नत मेरी जान प्लीज़ मुझे यूँ मत सताएँ, लौट आएँ। मन्नत खुदारा मुझे तन्हा नहीं छोड़ें।" वो नम आँखों से कर्ब-ज़दा लहज़े में बोला था। उसे यूँ ही बैठे 20 मिनट हो गए तो एक नज़र उस तक आई थी। "मिस्टर सलार, डॉक्टर कह रहे हैं आप काइंडली अपने घर से किसी को बुलवाएँ ये या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट बता दें, हम इन्फॉर्म कर देते हैं आपकी फैमिली को।" वो प्रोफ़ेशनल लहज़े में बोली तो सलार ने सुर्ख़ नज़रें उठाकर इसे देखा। फिर इसने जाने कैसे उस नर्स को अमान का नंबर लिखवाया था। वो खुद अभी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था तो हवेली में खबर कैसे देता। "आप मुझे डिज़र्व नहीं करते। प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं देखें। मुझे शर्म आती है। शाह मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आप मुझे डाँट रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप मुझे अकेला छोड़कर?" अब इसकी तमाम बातें सलार को शिद्दत से याद आ रही थीं। काश वो गाँव ना गया होता तो आज इसकी मन्नत इसके बहुत करीब बिल्कुल महफूज़ होती। वो ये नहीं सोच रहा था कि किस्मत में लिखा होकर रहता है। अगर वो इस वक़्त मन्नत के पास भी होता तो मौत को रोक नहीं सकता था। इसके बाद भी 3 दफ़ा नर्स ने आकर इसे कहा था कि पेपर साइन करके कर दें आकर, मगर सलार में हिम्मत नहीं थी वो ज़हरीले अल्फ़ाज़ पढ़ने की। जाने हवेली वालों पर क्या क़यामत टूटी होगी ये खबर सुनकर। नादिया शाह तो जवान बेटी की मौत का सुनकर बेगानी ही हो गई होंगी। अचानक सलार को अपने कंधों पर किसी का मज़बूत हाथ महसूस हुआ तो उसने मुड़कर अपनी दाएँ जानिब देखा था। यहाँ सलमान शाह गमज़दा तासुरात लिए होंठ भींच कर खड़े थे। वो झटके से उठता इनके सीने से लगा तो उन्होंने इसकी कमर थपथपाई। "बाबा वो कैसे चली गई? बाबा बाबा मैं उनके बगैर नहीं रह सकता।" वो जो बहुत मज़बूत बना फिरता था आज बाप के रखता कंधे पर सर रखता आँसू बहा रहा था। "सलार मज़बूत बनो, मर्द नहीं रोते। चलो आँखें साफ़ करो और आओ हवेली चले। एम्बुलेंस हवेली के लिए निकल चुकी है बेटा।" उन्होंने इसे खुद से अलग करते कहा तो सलार ने तड़प के इनकी तरफ देखा था। क्या इसने कभी तसव्वुर भी किया था कि इसकी मन्नत कभी एम्बुलेंस में भी सफ़र करेगी और वो भी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र? फिर सलमान शाह इसे कॉरिडोर में लाए जहाँ मुराद शाह मौजूद थे। या अमान शायद एम्बुलेंस में गया था। मुराद शाह भी सलार को काफ़ी देर गले लगा के खड़े रहे थे। इनकी छोटी सी बेटी अपने आखिरी मुकाम को चल बसी थी और इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। सलमान शाह ने दोनों को संभाला ताकि वो जल्द अज जल्द हवेली पहुंचे। लाल हवेली में इस वक्त सफ़े मातम बिछा था। हर तरफ चीखों और बहनों की आवाज़ गूंज रही थी। गाँव की औरतें भी इन चारों ख़वातीन को रोते तड़पते देख अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। नादिया शाह और सहर को तो बार-बार बेहोशी तारी हो जाती थी। कुछ औरतें इन पर पानी की छींटे मारकर इन्हें जगाती तो वो चीख-चीख कर फिर बेहोश हो जाती। आनिया जिसे कल ही अल्लाह ने खुशखबरी से नवाजा था, अब सब भूले हलक फाड़ कर चीख रही थी। ये नगानी आफत भी तो ऐसी थी कि किसी को अपना होश तक नहीं था।
नूर शाह भी कब से रोए जा रही थी। आखिर बचपन से इनके हाथों में पली बड़ी थी और अब तो इनके इकलौते बेटे की मनचाही बीवी बीवी थी वो। इकरा शाह को जब ये खबर मिली तो वो भी रोती चिल्लाती हवेली आई थी। भतीजी की मौत की खबरें और पहाड़ की तरह टूटी थी। शहर को अभी होश आया था और अब वो लॉन्ज में सोफे के पीछे कानों पर हाथ रखकर खुद बैठी खुद को बेखबर समझने की कोशिश कर रही थी। मगर इन सब की चीखें उसे फिर हकीकत में ला पटकती तो वो भी जब्त खो कर बुलंद आवाज में चीखने लगती। जब हवेली के अंदर एम्बुलेंस दाखिल होने का शोर मचा तो नादिया शाह दौड़ कर बाहर भागी थी। यहाँ तक कि इन्हें अपने दुपट्टे का भी कोई होश नहीं था। वो एम्बुलेंस तक आई। यहाँ अमान और इब्राहिम के साथ कुछ मुलाजिम स्ट्रेचर को एम्बुलेंस से बाहर घसीट रहे थे। वो सबको पीछे धकेलती आगे हुई और मन्नत पर झुकती इसका वजूद खुद में छुपा गई। दूर रहो मेरी बेटी से तुम सब। इसे सोने दो। जब इसकी नींद पूरी होगी तो ये खुद उठ जाएगी। कोई इसके करीब नहीं आएगा। सुना तुम सबने? वो जोर से चीखी तो अमान ने आगे बढ़कर इन्हें अपने हिसार में लिया। अपनी शॉल उतार कर इनके गिद्ध लपेट दी जबकि बाकी सब स्ट्रेचर को लॉन की जानिब ले गए थे। अमान देखी बेटा, वो सब तुम्हारी बहन की नींद खराब कर रहे हैं। जाओ जाकर इन्हें दूर करो मन्नत से। ये सब क्यों जमा हो रहे हैं हमारे घर बेटा? निकालो निकाल दो सबको यहाँ से। वो अमान का चेहरा अपने कपकपाते हाथों में भरती बोली तो अमान ने अजियत से आंखें मीच कर खोली। फिर वो दो तीन मन्नत जबरदस्ती इन्हें अपने सीने में भींच कर खड़ा रहा। 2-3 मिनट जबरदस्ती इन्हें अपने सीने में भींच कर खड़ा रहा था क्योंकि वो बिल्कुल अपने हवास में नहीं लग रही थी। तभी गेट से काफी सारी गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। इनमें से बाकी तीनों मर्द निकले। मुराद शाह तो तेजी से लॉन्च की तरफ गए थे और मन्नत को उठाकर चारपाई पर मुंतकिल किया। फिर स्ट्रेचर वापस ले जाया गया तो एम्बुलेंस हवेली से निकलती चली गई थी। अब हवेली में खवातीन का रश बढ़ता ही जा रहा था। मर्द हजरात सीधा मर्दान खाने जा रहे थे क्योंकि लॉन में इनके खानदान की तमाम औरतें मौजूद थीं। सलमान शाह भी मर्दान खाने की जानब बढ़े थे। अलबत्ता सलार ने कर्ब से एक नज़र पूरे लॉन में दौड़ाई थी। हर तरफ चीखों की आवाज़ थी। सलार जो कुछ पल यकीन नहीं कर पाया था अब सब कुछ समझ चुका था मगर कबूल नहीं कर पा रहा था। सलार, क्या हो गया हमारी बच्ची को? इकरा शाह रोती हुई इसके पास आई और इसके सीने से लगती बोली तो वो तड़पा। कुछ बोला नहीं था क्योंकि इसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। फिर अमान ने नादिया शाह को इकरा शाह के हवाले किया था और सलार का हाथ थामता मर्दान खाने की तरफ चला गया था। शाम को ही नमाज जनाजा रखा गया था क्योंकि इनके यहाँ मैयत को जल्दी दफना दिया जाता था। जब जनाजे का वक्त आया तो मन्नत के चारों महरम आगे आए थे। गांव की तमाम औरतें इन्हें जगह देती एक तरफ हो गई थी मगर नादिया बेगम और साहब चारपाई को छोड़ने पर रजामंद नहीं हो रही थी। मुराद शाह ने बीवी को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई से अलग किया था। अब इकरा शाह ने तहर और नूर शाह ने शाह नादिया शाह को संभाल रखा था। देखते ही देखते इनकी मन्नत हवेली से हमेशा के लिए रुखसत होती चली गई तो वो सब बेबसी से जमीन पर बैठती चली गई। चीख चीख कर तहर के गले में तकलीफ हो रही थी मगर इसके हजारों कतार आंसू अभी भी रवां थे। शाम हो चुकी थी तो इकरा शाह और नूर शाह जो कुछ कुछ वो हकीकत को कबूल कर चुकी थी। इन दोनों ने मुलाजमाओं से कहकर सारा सेटअप लॉन्च में लगवाया था। सहर अब बिल्कुल साकित थी, वीरान आंखें लिए घास पर बैठी थी। आज इसके खुला खुला शदाबी चेहरा मुरझा सा गया था। नादिया शाह भी इससे कुछ फासले पर नीचे ही बैठी थी। बाकी सब अंदर जा चुके थे। बस कुछ खवातीन ही लॉन में मौजूद थीं। नूर बेगम ने ही यहीं आकर इनको जबरदस्ती यहाँ से उठाया नूर बेगम ने ही आकर इन दोनों का जबरदस्ती यहाँ से उठाकर अंदर ले गई थी। इनकी हालत के पेश नज़र आने का इरादा पेश नज़र इन दोनों को नींद की गोलियां देकर सुलाने का था। इन दोनों को एक सोफे पर बिठाकर उन्होंने सलमान शाह को फ़ोन किया ताकि इनसे मशवरा कर ले मगर इनका कहना था कि इन्हें हरगिज़ नहीं सुलाना चाहिए। इस तरह इनका सारा काम इनके दिमाग पर सवार हो जाएगा। जितनी देर वो रोएंगी इतना ही इनका गम ज़ाहिल होगा। तो नूर शाह ने इन्हें खुदा हाफिज बोला और रोती हुई हानिया के करीब आए जो सोफे से टेक लगाए नीचे बैठी घुटनों में मुंह दिए रोए जा रही थी। इनका इरादा था कि हानिया को कहीं इन दोनों को बहलाने की कोशिश करे मगर इसकी अपनी हालत देखकर वो मजीद परेशान होती वापस किचन में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता शाम रात में बदली तो सब औरतें अपने घरों को चली गई थी। अब हवेली में सिर्फ इकरा शाह और 2-3 करीबी खवातीन ही रुकने वाली थी। नूर बेगम ने खाना बनवाया था क्योंकि इनके यहाँ बाहर से खाना लेने का रिवाज नहीं था। खाना बन गया तो मर्दान खाने में भी भिजवा दिया गया ताकि वहाँ के मेहमान और हवेली के मर्द भी खाना खा लें। सहर हानिया उठे, बेटा ऊपर चले, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाऊं और भाभी आप भी आए ऊपर, खुदा के लिए 2 नवाले ले लें। दोपहर से पानी भी नहीं पिया आप सब ने। नूर शाह सब मेहमानों को खाना खिलाकर इन तीनों की तरफ आई थी।
बाकी सब ख़वातीन अपने कमरों में जा चुकी थीं और इकरा शाह भी खाना खाकर इस वक्त अपने कमरे में नमाज अदा करने गई थी। मुझे भूख नहीं है मोरे, हानिया कहती दोबारा से घुटनों में गिर गई। अलबत्ता बाकी दोनों ने जवाब भी नहीं दिया था। नूर बेगम और बेबसी से खड़ी तीनों को देख रही थी। तभी लॉन्ज में अमान, सलेमान और मुराद शाह दाखिल हुए थे। तीनों काफी थके थके से लग रहे थे। इनको आते देख नूर बेगम ने जल्दी से इन तीनों के दुपट्टे दुरुस्त किए थे। वो आकर सोफे पर बैठ गए तो नूर बेगम ने इनकी तरफ देखा, अलबत्ता बाकी तीनों के वजूद में हरकत भी नहीं हुई थी। सलार शाह नहीं आए। वो बेटे को याद करती फिक्र से बोली तो मुराद शाह ने नफी में सर हिलाया था। कहता हवेली आऊंगा तो वो याद आएंगी, इसलिए मर्दान खान ने ही रुकूंगा। अमान ने इसी की बात दोहराई तो नूर शाह की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इनकी याद तो अब हर मौका पर हमारे साथ होगी। वो तकलीफ और उदासी से मुस्कुराती हुई बोली। उन्होंने खाना खाया। मुराद शाह के सवाल पर वो नफी में सर हिलाकर रह गई। अभी खाने के लिए ही उठा रही थी मैं, मगर तीनों ही नहीं सुन रही। वो दुख से बोली तो अमान ने अदियत से इन्हें देखा, फिर उठकर इनके सोफे पर आकर बैठा। इनके एक तरफ सहर और दूसरी तरफ नादिया शाह बैठी थी तो उसने दोनों बाजों के हिसार में इन दोनों को लिया। नादिया शाह तो अभी भी खामोश और साकित ही थी, जबकि सहर अपने लाला का लम्स पाकर फुर फुर के रोने लगी। इसके रोने पर हानिया भी बुलंद आवाज में रोने लगी थी। नूर शाह ने ही आकर हानिया को खुद से लगाया, मगर वो अब चीखें मारती पागल सी लग रही थी। शहर ने अमान की कमीज दोनों हाथों में जकड़ रखी थी और अब चेहरा इसके सीने में छुपा रखा था। शहर संभालें खुद को बच्चे, यूं कब तक आप रोती रहेंगी, खाना पीना छोड़ देंगी? हाँ, आपके इस सब से मन्नत वापस तो नहीं आ जाएगी गुड़िया? बिल्कुल इसे तकलीफ होगी आपके रोने से। अमान इसके सर पर थोड़ी रखता नरमी से इसे समझाता हुआ बोला तो शहर ने जल्दी से सर हिलाया था और अब वो आवाज आंसू गिरा रही थी जब अमान के कमीज को भिगो रहे थे। नादिया शाह तेजी से उठकर अंदर की तरफ जाने लगी। जब मुराद शाह ने उठते ने बाजू से पकड़ के रोका। कहाँ जा रही हैं आप? वो रोब से बोले थे। नादिर शाह ने एक नजर इनके हाथ को देखा, फिर अदियत इनकी आंखों में देखा। परेशान मत हो, खुदकुशी करने नहीं जा रही, जानती हूँ अब तो बस यूं ही मुर्दों की तरह जिंदा रहना है। वो तलखी से मुस्कुराकर बोली तो सबको ही तकलीफ हुई थी। भाभी आप इनका खाना कमरे में भिजवा दे, वो नूर शाह से कहते नादिया बेगम का हाथ थामे ऊपर की तरफ बढ़े थे। अमान ने एक नजर हानिया को देखा जो अभी भी रो रही थी, फिर सहर को चुप करवाने लगा। नूर बेगम मुलाजमा के हाथ नादिया बेगम का खाना भिजवाकर एक ट्रे में खाना लेकर लॉन्ज में आ बैठी। फिर उन्होंने नवाला बनाकर सहर को जबरदस्ती दिया था। जब उन्होंने एक नवाला हानिया के होंठों के बात किया तो वो मुंह फेर कर उठ खड़ी हुई। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल लेकर हाजिर होंगी। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो आइकन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।